हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, डेट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट और ये सिलेबस जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पार्ट है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बहुत सारे सेमेस्टर्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर अब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें फाइनल सेमेस्टर के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ने को मिला है। और इस सीरीज़ के अंदर हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन को सेंटर में रख के ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 के अंदर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया है और जिस बुक को हम रेफ़र कर रहे होंगे वो डोमिनिक सेल्वाटोर की बुक होगी। ठीक है, यूनिट 1 से हम शुरू करते हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम हर एक सिलेबस को टॉपिक वाइज पहले देखेंगे और लास्ट में, हर एक वीडियोज़ के लास्ट में, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सबको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिट 1 जो है बेसिकली आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा पार्ट द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द थर्ड पार्ट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इस वीडियोज़ के अंदर हम पार्ट 1 को चेक करने जा रहे हैं और पार्ट 1 के अंदर हम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छी तरह से देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमें 4 थ्योरीज पढ़ने हैं: थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, डेविड रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मर्केंटलिज्म का क्या व्यू था ट्रेड के ऊपर, क्या उनकी क्या थ्योरी थी। तो बेसिकली उनका ये मानना था कि एक नेशंस जो है, एक नेशंस के वेल्थ से ही उनकी पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ उनका ये कहना था कि अ नेशन कैन ओनली गेन एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर नेशन। मतलब ये है कि ट्रेड अगर हो रही है तो अगर कोई एक नेशन उस पर प्रॉफिट कमा रहा है तो दूसरा नेशन डेफिनेटली लॉस में जा रहा होगा। ये मर्केंटलिज्म का व्यू था ट्रेड के ऊपर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। मर्केंटलिज्म maintained that the way for a nation to become rich and powerful was to export more than it imported। एक्सपोर्ट पे उनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था कि एक्सपोर्ट को वो इंसेंटिवाइज करते थे और वहीं इंपोर्ट को रिड्यूस करने की बात करते थे। ठीक है सॉरी, इनफ्लो ऑफ बुलियन और प्रीशियस मेटल्स, प्राइमरीली गोल्ड एंड सिल्वर को प्रिजर्व करने की बात करते थे जिससे नेशंस की स्ट्रेंथ का पता चल पाए। ठीक है, नेक्स्ट वही पॉइंट्स है। मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट अ नेशन कुड गेन इन इंटरनेशनल ट्रेड ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर नेशंस। एज अ रिजल्ट दे एडवोकेटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे जो हम थ्योरी देखेंगे उसके अंदर उन्होंने, जैसे कि एडम स्मिथ्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, तो उन्होंने लेसेस फेयर की बात की है। मतलब कि जितना हो सके उतना कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ठीक है, बट मर्केंटलिज्म का मानना था कि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा कब, इंटरनेशनल ट्रेड के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब इसके अंदर क्या है कि हम इस टेबल के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे मान लो कि यूएस के अंदर जो है हीट की प्रोडक्शन 6 बुशल पर आवर प्रोड्यूस करती है हीट यूएस। ठीक है, वहीं पे यूके सिर्फ 1 बुशल्स पर आवर प्रोड्यूस कर पाती है। तो यहाँ पे एडवांटेज किसके पास है? वी कैन क्लियरली से कि इन द केस ऑफ हीट द एब्सोल्यूट एडवांटेज गोज टू द यूएस, क्योंकि वो एक ही घंटे में 6 बुशल प्रोड्यूस कर पा रहा है, वहीं पे यूके सिर्फ 1 बुशल प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्लॉथ के केस में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि यूएस क्या है कि सिर्फ 4 यार्ड्स पर आवर प्रोड्यूस कर पाता है, वहीं यूके क्या है 5 यार्ड्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है? ठीक है, वो है यूके का। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि इन द केस ऑफ क्लॉथ द एब्सोल्यूट एडवांटेज हैज, यूएस हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज, वही इन द केस ऑफ क्लॉथ यूके हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्योंकि ये 5 यार्ड्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पे एक बार आप डेफिनेशन चेक करोगे, थ्योरी का एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन है 2 नेशंस है और 2 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये थ्योरी का एजम्पशन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड बिटवीन 2 नेशंस इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट और हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर अनदर इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी लेस a commodity but is less efficient than or has an absolute disadvantage with respect to the other nation in producing a second commodity, then the both nation can gain by each specializing
इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर इस केस में यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो यूएस को इस चीज़ में और स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और इसे जो है वो एक्सपोर्ट करे। ठीक है, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो यूएस क्या करे, हीट को एक्सपोर्ट करे, वहीं पे यूके क्या करे, क्लॉथ को एक्सपोर्ट करे। और क्लॉथ के केस में अगर यूके को एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो उसमें और स्पेशलाइजेशन वो अचीव करे और उसे अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाए और उसे एक्सपोर्ट करे। वहीं पे ये क्या है कि हीट के केस में यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो यूएस एक्सपोर्ट करे। ठीक है, ये एक पॉइंटर्स आप बस इतना आप ध्यान रखेंगे। यूएस के केस में क्या है, हीट प्रोड्यूस 6 बुशल पर आवर वर्सेस यूके इज 1 बुशल। तो हीट के केस में तो यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज, वहीं पे क्लॉथ के केस में यूके के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्यों? क्योंकि ये 5 यार्ड्स पर आवर प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू यूसेज 4 यार्ड्स। ठीक, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इच कंट्री फोकसेज ऑन इट्स स्ट्रेंथ। पहले मैंने जैसे कि बात किया कि स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि हर कंट्री को अपने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। अगर यूएस किस में स्पेशलाइजेशन करे, हीट के केस में करे। ठीक है, इच कंट्री फोकसेज ऑन इट्स स्ट्रेंथ, तो यूएस के केस में उसका स्ट्रेंथ हीट है, वहीं पे यूके के केस में उसका स्ट्रेंथ क्लॉथ है। तो अपने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करे और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाए और उसे एक्सपोर्ट करे, बस इतनी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट आपका एक्सचेंज है। ट्रेड अलाउज देम टू एक्वायर द गुड्स दे आर लेस एफिशिएंट इन। अगर हीट के केस में क्या है, यूके अगर क्या लेस एफिशिएंट है तो उसे ट्रेड के माध्यम से उसे इम्पोर्ट करे। ठीक है, वहीं क्लॉथ के केस में वो ऑलरेडी एफिशिएंट है तो उसे वो एक्सपोर्ट करे। ठीक, नेक्स्ट है एक्सचेंजिंग 6W for 6C। द यूएस गेन्स 2C और सेव्स 30 मिनट ऑफ लेबर। द यूके गेन्स 24C और सेव्स नियरली 5 hours। तो ट्रेड बोथ नेशंस ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लेवरेजिंग देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब इनका क्या कहना था, ये एक स्टेप फर्दर गए और इन्होंने कहा कि इवन इफ द नेशन हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ द गुड्स, even if a nation has absolute disadvantage in both the goods, there is still basis for a trade। ठीक है, अब इस केस में ये टेबल आप देखो, यूएस के केस में क्या है कि इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों, हीट के केस में और क्लॉथ के केस में भी। हीट के केस में देखें तो ये 6 बुशल्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है, यूके सिर्फ 1 बुशल्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, यूएस के पास है। क्लॉथ के केस में भी बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 यार्ड्स पर आवर प्रोड्यूस कर ले रहा है यूएस, तो यूके सिर्फ 2 यार्ड्स पर आवर ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट एडवांटेज यूएस के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों ही प्रोडक्ट के केस में, दोनों ही गुड्स के केस में यूके के पास है, वहीं पे यूएस जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसके पास दोनों ही गुड्स के केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि फिर भैया ट्रेड होगी कैसे, फिर ट्रेड होगी कैसे। एब्सोल्यूट के अंदर तो हमने देख लिया कि यूके जो था उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, क्लॉथ की प्रोडक्शन, तो वो क्लॉथ एक्सपोर्ट कर दे रहा था। वहीं पे हीट क्या थी, हीट किसकी स्ट्रेंथ थी, यूएस की, तो यूएस हीट एक्सपोर्ट कर दे रही थी। बट यहाँ पे तो हीट और क्लॉथ दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास स्ट्रेंथ है और यूके के पास तो कुछ है ही नहीं। तो इस केस में भी ट्रेड हो सकती है क्या, डेफिनेटली हो सकती है। डेविड रिकार्डो ने कहा डेफिनेटली हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कैसे हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इवन इफ वन नेशन इज लेस एफिशिएंट देन the other nation in the production of both commodities, there is still a basis for mutually beneficial trade। हमने ये पढ़ लिया, लेकिन कैसे, ये प्रोसेस क्या है कंप्लीट, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करोगे, यूके क्या है कि 6 टाइम लेस एफिशिएंट है यूएस क्या 6 बुशल्स पर आवर हीट प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो वहीं पे यूके सिर्फ और सिर्फ 1 बुशल्स पर आवर प्रोड्यूस कर पाता है। क्लॉथ के केस में देखें तो ये 4 यार्ड्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सिर्फ 2 यार्ड्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये यूके क्या है कि लेस एफिशिएंट
एफिशिएंट, कितना 6 टाइम्स, 6 टाइम्स लेस एफिशिएंट। बट वहीं पे इस केस में देखोगे तो अगर ये 4 यार्ड क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है यूएस, तो एटलीस्ट यूके 2 यार्ड्स तो प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, लेस एफिशिएंट तो इस केस में भी है, बट सिर्फ हाफ टाइम्स। और वी कैन से, और इस केस में ठीक, ये चीजें समझ आई, ये कैसे आई, ठीक है, हाफ टाइम्स लेस एफिशिएंट। तो इस केस में क्या होगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज इस केस में, अब यूके क्या करेगी, इसे पता है कि हम तो हाफ एफिशिएंट हैं किस में, क्लॉथ के केस में, बट 6 टाइम्स लेस एफिशिएंट हैं हीट के केस में। तो यूके क्या करेगी, इस चीज को एक्सपोर्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, और हीट को इंपोर्ट करेगी, ठीक है। वहीं पे यूएस क्या करेगी, क्योंकि ये 6 टाइम मोर एफिशिएंट है, 6 टाइम मोर एफिशिएंट है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सपोर्ट करेगी, वहीं पे इस चीज़ को इंपोर्ट करेगी। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हाफ एफिशिएंट है, तो वही टाइम एंड एनर्जी, वही रिसोर्सेज बचा के वो अगर यूएस ज़्यादा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हीट है, ठीक है, तो वो अगर हीट को और ज़्यादा प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसकी वो स्ट्रेंथ है, तो कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बना पा रहा होगा। वहीं पे क्लॉथ के केस में ये क्या है कि लेस एफिशिएंट, तो इसके यूके क्या है कि लेस एफिशिएंट तो है, बट सिर्फ हाफ ऑफ द टाइम लेस एफिशिएंट है। तो वहीं पे यहाँ पे जिस केस में जहाँ ये 6 टाइम लेस एफिशिएंट था, उस टाइम को बचा के अगर ये हाफ ऑफ द टाइम जहाँ लेस एफिशिएंट है वहाँ इन्वेस्ट करे, तो कहीं ज़्यादा बेटर ऑफ हो रहा होगा। क्लियर है ये चीज़, चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या पॉइंट्स है। द यूनाइटेड किंगडम नाउ हैज एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ हीट एंड क्लॉथ विथ रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट, हाउएवर सिंस यूके लेबर इज हाफ एज प्रोडक्टिव इन क्लॉथ बट 6 टाइम लेस प्रोडक्टिव इन हीट विथ रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लॉथ। अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले आप एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिस केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, जिस केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज ग्रेटर होगा उस केस में कंपैरेटिव एडवांटेज लोअर होगा। इस चीज़ को भी आप याद। ऑन द अदर हैंड द यूनाइटेड स्टेट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ हीट एंड क्लॉथ विथ रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड, बट सिंस इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज ग्रेटर इन हीट 6:1 देन इन क्लॉथ 4:1, द यूनाइटेड स्टेट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन हीट। मैंने क्या बताया कि जिस केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज ग्रेटर होगा कंट्री, उस केस में कंपैरेटिव एडवांटेज पे रहेगी। टू समराइज, द यूएस हैज द यूएस एब्सोल्यूट एडवांटेज इज ग्रेटर इन हीट, सो इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज लाइज इन हीट। सिमिलरली द यूनाइटेड स्टेट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन स्मॉलर इज स्मॉलर इन क्लॉथ, सो इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज लाइज इन क्लॉथ। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज के केस में ये इन्होंने बताया समरी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज हमने इस टेबल से, देखो कंप्लीट चीज़ को समराइज करते हैं। हमने इस टेबल से क्या समझा कि यूएस के केस में, यूएस के पास दोनों ही गुड्स के केस में क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और यूके के पास दोनों ही गुड्स के केस में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। क्लियर है ये चीज़। बट यूएस के केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज ग्रेटर किस में है, हीट के केस में, तो यूएस का कंपैरेटिव एडवांटेज किस में लाई करेगा, हीट में। वहीं पे यूके दोनों के केस में लेस, दोनों गुड्स के केस में लेस एफिशिएंट है, दोनों ही केस में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है उसका। बट एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज लोअर किस केस में है, क्लॉथ के केस में है, तो यूके का कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ लाई करेगा, क्लॉथ के केस में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हर्बलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कई बार अपने प्रीवियस सेमेस्टर या इवन 12th पे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड कमोडिटी डेट मस्ट बी गिवन अप टू रिलीज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब यह है कि अगर हम किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो दूसरे कमोडिटी को कितना ज़्यादा हमें गिव अप करना पड़ेगा ताकि उससे जो रिसोर्सेज आ सके वो इनफ हो
इस पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है ये चीज? द नेशन विद द लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी गुड्स के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है तो उस केस में, उस गुड्स के केस में उस कंट्री का क्या होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, एंड कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन द सेकंड कमोडिटी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हीट इन इज 2/3 ऑफ अ यूनिट ऑफ क्लॉथ। ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट अभी हमने देखा, इफ 1 heat is equal to 2C in the United Kingdom, then the opportunity cost of heat in terms of the amount of cloth that must be given up is lower in United States than in the United Kingdom, and the United States would have a comparative advantage over the United Kingdom in in a two nation, two commodity world. The United Kingdom would then have a comparative advantage in cloth. ठीक, नेक्स्ट हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तीनों थ्योरी, इवन चारों थ्योरी मैंने बता दिया आपको अच्छे से। नेक्स्ट अभी 3 क्वेश्चंस जो प्रीवियस 2019 के आगे जो आ रखे हैं क्वेश्चंस, हम उन्हें एक बार चेक करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। बस इसी कंसेप्ट से, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने ढंग से एक बार कंसेप्ट समझ लिया, इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वे द रिकार्डोज लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज सुपीरियर टू स्मिथ्स theory of absolute advantage, also how do gains from trade arise with comparative advantage। तो ये कह रहा है कि रिकार्डो की जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो किस तरह सुपीरियर है एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से। ऑब्वियस सी बात है, एब्सोल्यूट एडवांटेज के केस में हमने क्या पढ़ा कि चलो टू नेशन टू कमोडिटी वर्ल्ड है। ठीक है, वहाँ पे कंडीशन ये थी कि वहाँ पे हमने सिनेरियो ये देखा कि हर नेशन एक पर्टिकुलर गुड्स में उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज था। ठीक है, जैसे यूएस के केस में, जैसे क्लॉथ के केस में क्या था, यूएस का एब्सोल्यूट एडवांटेज था, वहीं पे हीट के केस में यूके के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज था। लेकिन वहाँ से एक स्टेप फर्दर जाके डेविड रिकार्डो ने कहा कि इवन इफ अ कंट्री हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ द गुड्स देयर इज स्टिल अ बेसिस फॉर ट्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है, सुपीरियर तो है। और किस तरह सुपीरियर है, आपने देखा कि अगर डेविड रिकार्डो कहते हैं कि इवन अगर ऐसा भी सिनेरियो है जहाँ पे हमने देखा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों गुड्स के केस में किसके, यूएस के पास थी, बट फिर भी ट्रेड हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा है। बस उसी चीज़ को आपको प्रॉपर वे में लिखना है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होता है उसे आप एक बार लिख लेंगे। ठीक है, देन आप फर्दर मूव करेंगे डेविड रिकार्डो की थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज, दोनों को अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे। देन आप इस चीज़ पे आएंगे कि कंपैरेटिव एडवांटेज किस तरह, और ये दोनों मैंने इधर क्लियरली आपको ये पूरा आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, पहले आप ये एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आप इस तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज किस तरह सुपीरियर है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर आया, और दूसरा इन केस ऑफ कंट्री ट्रेड बेस्ड और कंपैरेटिव एडवांटेज इवन इफ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द गुड्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आपका था हाउ डू गेन्स फ्रॉम ट्रेड अराइज विथ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर गेन्स कैसे अराइज होता है ट्रेड से। ठीक है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड विथ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक, इमेजिन 2 कंट्रीज फ्रांस एंड इटली प्रोड्यूसिंग वाइन एंड चीज। ठीक, 2 कंट्री आप एज्यूम कर लो, फ्रांस एंड इटली, एक क्या प्रोड्यूस कर रही है, वाइन और चीज, दोनों ही कंट्री प्रोड्यूस कर रही है। इवन इफ फ्रांस कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ वाइन एंड चीज देन इटली। यही चीज़ हमने हीट और क्लॉथ के केस में देखी कि इवन इफ द सिनेरियो जहाँ पे फ्रांस दोनों ही चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, वाइन भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है और चीज़ भी प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों ही गुड्स के केस में। ठीक है, ट्रेड कैन स्टिल बी बेनिफिशियल इफ फ्रांस हैज अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस वाइन कंपेयर टू चीज, कंपेरेटिव एडवांटेज इन वाइन, एंड इटली हैज अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस चीज कंपेयर टू वाइन, कंपेरेटिव एडवांटेज इन। ये तो सिंपल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में आप चेक देखेंगे। ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेज इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों ही इंटरलिंक्ड है। जिस गुड्स के केस में हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है उस गुड में हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज हाइयर होगा, और हाइयर क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर गुड्स में हमारा एक कंपेरेटिव एडवांटेज है। वहीं पे
अगर किसी गुड्स के केस में हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाइयर है, अगर हम किसी गुड्स के केस में हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाइयर है, तो उस गुड्स के केस में हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे केस क्या दिया कि फ्रांस हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस वाइन, तो वाइन के केस में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज वाइन के केस में किसके पास होगा? फ्रांस के केस में होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इटली हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस चीज, तो यहाँ पे चीज के केस में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा किसके पास? इटली के पास। अब बोथ कंट्रीज कैन गेन बाय स्पेशलाइजिंग इन ट्रेडिंग, अब हमें पता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज जिस चीज़ में है हम उस चीज़ को और स्पेशलाइज्ड वे में प्रोड्यूस करें और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो गेन्स ऑफ ट्रेड हमें मिलेगा। ठीक, आप इसे नोट डाउन। तो यहाँ पे क्या है? फ्रांस एक्सपोर्ट्स वाइन टू इटली एंड इम्पोर्ट्स चीज यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज टू गेट द चीज दे नीड। सिमिलरली इटली क्या करेगी? इटली की किस चीज़ के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज थी? चीज़ के अंदर, तो इटली क्या करेगी? चीज़ का एक्सपोर्ट करेगी। इटली एक्सपोर्ट चीज टू फ्रांस एंड इम्पोर्ट्स वाइन यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज टू गेट द वाइन दे नीड। ठीक, next question, according to law of comparative advantage, even if one nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities, there is still a basis for म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमने एज इट इज़ डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, बस आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करके लिख देना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये टेबल जरूर ड्रॉ करना है, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको टेबल बनाना है, इसको एक्सप्लेन करके लिख देना है कि हीट के केस में क्या है कि 6 यूनिट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस, और वी कैन से 6 बुशल्स पर आवर प्रोड्यूस करती है यूएस, तो यूके सिर्फ 1 बुशल पर आवर प्रोड्यूस करती है। क्लॉथ के केस में 4 यार्ड्स पर आवर, तो यूके सिर्फ 2 यार्ड्स पर आवर। तो वी कैन क्लियरली से कि यूएस हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द गुड्स, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन केस ऑफ हीट इज लोअर फॉर what? Lower for US, or we can say the strength of production in case of heat is goes to the US। वहीं पे the strength, UK की strength क्या है? क्लॉथ। क्यों? क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिलेटिवली इस चीज़ के अंदर UK मोर एफिशिएंट है। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन था आपका। इसी का बी पार्ट भी है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रिलेटिव प्राइस, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑफ अ नेशन अंडर इंक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, 2 तरह के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं, एक इंक्रीजिंग एंड एक कॉन्स्टेंट। क्या है दोनों को अभी चेक करते हैं। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एंड द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो गिवन रिसोर्सेज, देयर इज अ गिवन रिसोर्सेज और उससे हम मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बेसिकली एक कर्व है जो बताता है कि हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ये कांस्टेंट भी होती है, कांस्टेंट के केस में ये स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्रीजिंग के केस में ये कुछ ऐसा कॉन्केव होगा। ठीक है, करते हैं क्या एक्चुअली। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स अ नेशन कैन प्रोड्यूस विथ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द कर्व रिप्रेजेंट्स एफिशिएंट प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो एक लाइन है उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो क्या शोकेस कर रहा है? वो एफिशिएंट प्रोडक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है, उसके नीचे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बिलो जो भी पॉइंट्स है वो शो करता है कि रिसोर्सेज जो है हमारा वो अंडर यूटिलाइज्ड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर का पॉइंट का ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पॉसिबिलिटी से बाहर है, इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स इनसाइड और बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर आल्सो पॉसिबल बट आर इनएफिशिएंट। नेक्स्ट आपका है पॉइंट्स अबव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन नॉट बी अचीव्ड विद द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी करेंटली अवेलेबल टू द नेशन। ठीक,
चेक करते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द शेप ऑफ द पीपीएफ। ठीक, opportunity cost, increasing opportunity cost mean that the nation must give up more and more of the goods one if we are going to produce goods two। ठीक है, जैसे कि हमें 2 गुड्स हैं, ठीक है, अगर जितना ज़्यादा हमें गुड्स 2 चाहिए, हमें मोर एंड मोर ऑफ द गुड्स 1 को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर यही है कि डेट द नेशन मस्ट गिव अप मोर एंड मोर ऑफ ए वन कमोडिटी टू रिलीज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिजल्ट इन अ प्रोडक्शन फ्रंटियर दैट इज कनकेव फ्रॉम द ओरिजिन रेदर देन स्ट्रेट लाइन, जो कि किसके केस में होता है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में होता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आपका, ठीक है, ये आपका पीपीएफ है और वी कैन से, ठीक, प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ नेशन 1 एंड नेशन 2 विथ इंक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या रीजन है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और इसके कॉस्ट अराइज बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आर नॉट होमोजेनस, डेट इज जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये सेम नहीं है। ठीक है, और ये मतलब ये रियल लाइफ सिनेरियो को डिपिक्ट करता है कि ये केस होते हैं। ठीक है, एक्चुअल कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेनली ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है। इन रियलिटी ऐसा होता नहीं कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें देखने को मिले और हमारा ये लाइन जो है स्ट्रेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, क्या है, आर नॉट होमोजेनियस, डेट इज ऑल यूनिट्स ऑफ द सेम फैक्टर आर नॉट आइडेंटिकल और ऑफ द सेम क्वांटिटी एंड आर नॉट यूज्ड इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन और इंटेंसिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज। ये 2 रीजन है जिसके कारण से हमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक, अ लेस कॉमन सिनेरियो डिपिक्टेड बाय अ सिंगल लाइन PPF. This suggests resources are perfectly adaptable and can be shifted between goods without sacrificing efficiency. In reality, this is very rare. ठीक है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, रिसोर्सेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और कंप्लीटली होमोजेनस और वी कैन से कंप्लीटली सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हम इनपुट्स लगा रहे हैं किसी भी गुड्स को या कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही होमोजेनस है। दूसरा क्या है कि ऑल यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द सेम वे और वी कैन से यूज्ड इन द सेम क्वांटिटी। ठीक, और होमोजेनस और ऑफ एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी के अंदर हम यूज करेंगे। बहुत ही रेयर सिचुएशन है, नॉट डिपिक्टिंग द प्रैक्टिकल। ठीक है, इस केस में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होगा द यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम जो है ये इन्होंने बता रखा है। ठीक है, द यूएस एंड यूके प्रोडक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज इन टेबल 2.4। द frontiers are downward or negatively sloped, indicating that as each nation produces more wheat, it must give up more and more of cloth. Some cloth straight line production frontiers reflect constant opportunity costs. ठीक, नेक्स्ट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिलेटिव प्राइस में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बहुत ही छोटा है कि हाइयर रिलेटिव प्राइस लीड टू इन हाइयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डायरेक्ट रिलेशन है, हाइयर रिलेटिव प्राइस लीड्स टू हाइयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस चीज़ को एक बार मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है कि द कॉस्ट और गिवन अप ऑफ चूजिंग टू प्रोड्यूस वन गुड ओवर अनदर। ठीक है, अगर मैं कोई एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो हमें दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी गिव अप करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज आ पाए कि हम ये गुड्स प्रोड्यूस कर पाए। ठीक, इट हाईलाइट्स द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यू कांट हैव एवरीथिंग एट वंस। बिल्कुल सही बात है, आप सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। अगर आप किसी एक चीज़ के पीछे जा रहे हो तो दूसरी चीज़ को गिव अप करना पड़ेगा। रिलेटिव प्राइस, द प्राइस ऑफ वन गुड कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अनदर गुड। ठीक, रिलेटिव प्राइस नाम से ही पता चल रहा है कि 2 गुड्स के बीच के प्राइस का रिलेशन। ठीक है, एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स से कितना रिलेटेड है और किस तरह रिलेटेड। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ इच गुड इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सप्लाई एंड डिमांड। अभी कनेक्शन क्या है इन दोनों के बीच में, इन अ मार्केट इकोनॉमी देयर इज टेंडेंसी फॉर रिलेटिव प्राइस टू रिफ्लेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करोगे। अ हाइयर रिलेटिव प्राइस ऑफन इंडिकेट्स अ हाइयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट गुड। A higher relative price often indicates a higher opportunity cost for that particular goods. जैसे कि if चीज़ has much higher relative price to wine, देखो
एक चीज़ हमने यहाँ पे दो गुड्स को लिया, एक चीज़ और एक वाइन। इफ़ चीज़ है हाइयर रिलेटिव प्राइस कंपेयर टू वाइन, तो इस केस में क्या होगा कि हमें चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मोर ऑफ वाइन को गिव अप करना पड़ेगा। देखो समझो यहाँ पे ये चीज़ वाइन, ठीक है। सपोज चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 10 रुपये का इनपुट लग रहा है, ठीक है। वहीं पे वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिर्फ 2 रुपये का इनपुट लग रहा है। तो 1 यूनिट ऑफ चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने 5 यूनिट ऑफ कम से कम वाइन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है कि चीज़ के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हाइयर है और रिलेटिव प्राइस भी हाइयर है। समझ में आई बात? बस यही रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है रिलेटिव प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को बस आप याद रखेंगे, ठीक है, कि हाइयर रिलेटिव प्राइस लीड्स टू हाइयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। This tendency for prices to reflect opportunity costs helps ensure resources are allocated efficiently. Producers are driven to produce goods with a higher social value reflected in opportunity cost, which benefits the overall economy. ठीक. Okay guys, that's it for the video. Thank you so much.